SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे बाईमॉलिक्यूलर मतलब द्विअणुक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले इस रिएक्शन के बारे में कुछ कॉमन से फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। जैसे इस रिएक्शन की जो ऑर्डर होती है वो 2 होती है, यानी ये एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, इसकी कोटि 2 होती है। दूसरा हम लोग ध्यान रखेंगे कि नॉर्मली ये रिएक्शन सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है, यानी ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जबकि अगर आपको याद हो तो SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और किसी भी मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन में जो स्टेप स्लो होता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS होता है। दूसरा स्टेप थोड़ा सा फास्ट होता है, जबकि यहाँ पर केवल एक ही स्टेप होता है, सिंगल स्टेप होगा। SN1 की तरह 2 स्टेप नहीं होंगे। और ख़ास बात यह है कि यहाँ SN1 की तरह कोई कार्बोकेटाइन भी नहीं बनता। SN1 रिएक्शन में तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, बट यहाँ कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता। कार्बोकेटाइन से मतलब होता है ऐसा कार्बन जिस पर प्लस चार्ज होता है। तो आपको तो याद होगा कि SN1 रिएक्शन में तो C+ बनता था, कार्बोकेटाइन बनता था, लेकिन SN2 रिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ये SN2 रिएक्शन होती कैसे है? तो हम एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। मान लो जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है CH3X, ठीक। इस मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और मैं कहता हूँ कि रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। अगर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी तो सिंगल स्टेप होगी, यानी एक ही स्टेप होगा। तो होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेकर X- की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, X बाहर जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनता दिखाई देगा, ठीक। अगर इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा बारीकी से सोचें तो होता क्या है इस रिएक्शन में कि न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे कार्बन की तरफ अप्रोच करता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन के नज़दीक आता है वैसे वैसे कार्बन से जुड़ा हुआ X धीरे धीरे करके दूर जाने लगता है। यानी हाइपोथेटिकली ये माना जाता है कि न्यूक्लियोफाइल धीरे 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 कार्बन की तरफ अप्रोच करता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन के करीब आता है वैसे वैसे इस कार्बन से जुड़ा हुआ X धीरे धीरे करके दूर जाता है। यानी हमें हाइपोथेटिकली एक इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट इस रिएक्शन में बनती दिखाई देगी, जिसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ता नजर आएगा और X जो है वो कार्बन से दूर जाता नजर आएगा, ठीक। यानी न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से जुड़ना और कार्बन से जुड़े हुए X का निकलना साइमल्टेनियसली होता है, मतलब साथ साथ ही होता है, और एक हाइपोथेटिकली ट्रांजिशन स्टेट हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती है। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पर अटैक होगा, ये X यहाँ से X- की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये माना जाता है कि न्यूक्लियोफाइल बड़ी आराम से धीरे धीरे कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास आता जाएगा वैसे वैसे X जो है वो कार्बन से दूर होता चला जाएगा। फाइनली न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ जाएगा और X यहाँ से चला जाएगा और रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, ठीक। अब हमें सोचना ये है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से इसमें क्या चेंजिंग होगा, वो बात हमें सोचनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप है।
और इस स्टेप में स्लोली न्यूक्लियोफाइल कार्बन की तरफ अप्रोच करता है और कार्बन से धीरे धीरे X दूर जाता है। इसलिए यही स्टेप एक स्लो स्टेप भी माना जाता है और स्लो स्टेप ही इस रिएक्शन का RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जब भी किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में डिस्कशन किया जाता है तो हमेशा RDS को ध्यान में रख करके किया जाता है। ये कहा जाता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो RDS में काम आने वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्शन का सबसे धीमा जो स्टेप होता है उस स्टेप में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल काम आते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए अगर मैं इस रिएक्शन के रेट लॉ को लिखूं तो मैं कहूँगा कि इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो एक्चुअली स्लो यानी RDS वाले स्टेप में काम आने वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होगा। तो RDS में कौन कौन काम आ रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल काम आ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होगा। उसके साथ साथ CH3X काम आ रहा है, इसलिए CH3X की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड होगा। इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, दोनों की पावर का अगर सम करूंगा तो वो आएगा 2 और ये 2 ही इस रिएक्शन की क्या है? ऑर्डर होती है। क्या होती है? ऑर्डर। तो SN2 रिएक्शन के लिए नॉर्मली ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए तो हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को आसानी से समझ लेंगे कि भाई ऑर्डर इसकी 2 है क्योंकि RDS में दोनों ही काम आते हैं तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड होगा और दोनों की पावर का सम 2 होगा, इसलिए कोटि 2 होगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप होता है, कोई कार्बोकैटायन इसके अंदर बनता नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास आता है तो धीरे धीरे X कार्बन से दूर चला जाता है और इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती दिखाई देती है। ठीक, अब हम लोग इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझेंगे तो उसके लिए एक बात हमेशा याद रखना कि SN2 रिएक्शन जो होती है ना उसमें न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो हमेशा X के अपोजिट डायरेक्शन से होता है। यानी जिस तरफ X लगा होता है उस दिशा से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता। जरा बताओ इस मॉलिक्यूल में X किधर लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है, इस तरफ। इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल X के अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, पीछे से आएगा। ठीक, तो इधर X लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से नहीं होगा बल्कि इधर से होगा। ठीक है, ताकि न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पर अप्रोच करने में और कार्बन से जुड़े हुए X को यहाँ से निकलने में कोई परेशानी ना हो। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा X के अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आता जाएगा X वैसे वैसे करके यहाँ से दूर होता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होगा? X के अपोजिट डायरेक्शन से होगा। जिधर X लगा होगा न्यूक्लियोफाइल उस दिशा से नहीं आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। ध्यान रखोगे इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि CH3X में मान लो X इस तरफ लगा हुआ है, लगा है तो न्यूक्लियोफाइल फिर इस तरफ से नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा। तो जिधर X लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल कार्बन की तरफ वो अप्रोच करेगा। ये ध्यान रखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए मैं एक ऐसा एल्किल हैलाइड लेता हूँ जिसमें कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये R1, ये X जुड़ा हुआ है, ये इधर मान लो कोई ग्रुप R2 जुड़ा हुआ है और ये इधर मान लो कोई ग्रुप R3 जुड़ा हुआ है। यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बोलो है कि नहीं है? क्योंकि इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक, अब पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो जरा सोच कर बताएं, अगर SN2 मैकेनिज्म है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन पर किस डायरेक्शन से होगा? क्या उस डायरेक्शन से होगा जिधर X लगा हुआ है? तो X किधर लगा है? इधर लगा है। तो क्या न्यूक्लियोफाइल इसी डायरेक्शन से अप्रोच करेगा कार्बन की तरफ? नहीं, न्यूक्लियोफाइल हमेशा X के अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करेगा। यानी अगर X इधर लगा है तो न्यूक्लियोफाइल इधर से नहीं आएगा बल्कि पीछे से आएगा, इस तरह से। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच होगी ऐसे, ध्यान रखना। तो X निकलेगा ऐसे। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ से ये जो X है ये X माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो अब जरा ध्यान देना आप लोग, ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है R1, ठीक है। इधर वेज बॉन्ड पर लगा हुआ है R2 और डैश बॉन्ड पर लगा हुआ है R3। न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच इधर से हो रही है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे इधर से पास आएगा। तो X जो है वो धीरे धीरे इधर से दूर चला जाएगा। तो इस तरह की एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट हमें बनती हुई दिखाई देगी कि नहीं देगी?
तो बड़ा सिंपल है। आप अगर इसको यहाँ भी ना लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से ये यहाँ अप्रोच कर लेगा, क्योंकि इधर से तो अप्रोच करेगा नहीं, क्योंकि इधर तो एक्स लगा हुआ है। एक्स के अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो इधर से अप्रोच कर लेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे इस कार्बन के पास आएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल पास आएगा वैसे वैसे एक्स से दूर जाएगा। तो हाइपोथेटिकली हमें ऐसा नजर आएगा कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ने की कोशिश कर रहा है और एक्स निकलने की कोशिश कर रहा है। यानी ये कार्बन कुछ 5 बॉन्ड जैसे बना रहा है, 1 2 3, ये बॉन्ड बनने वाला है और ये बॉन्ड टूटने वाला है। तो ये एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें कार्बन हमें पेंटावैलेंट सा, पंच संयोजी होता सा नजर आता है। बाकी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा वैसे ही यहाँ से एक्स बाहर निकल जाएगा। लेकिन हाइपोथेटिकली ऐसा है कि न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे पास आ रहा है तो एक्स धीरे धीरे यहाँ से दूर जा रहा है। ठीक, अब इस स्टेट को देखो और देख करके बताओ कि ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है R1। न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है तो डेफिनेटली इधर ही जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो ये X क्या है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा माइनस की फॉर्म में। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा X बाहर हो जाएगा, बाकी बॉन्ड तो रहेंगे। तो बाकी ये वाला वेज बॉन्ड है जहाँ R2 है और ये वाला डैश बॉन्ड हो गया जहाँ R3 है। ठीक, अब देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को भी बारीकी से देखो और प्रोडक्ट वाले मॉलिक्यूल्स को भी बारीकी से देखो और देखो कि इनमें क्या चेंज हुआ है। स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह का चेंज आपको नज़र आ रहा है। तो देखो ज़रा, मैं दोनों मॉलिक्यूल्स को यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से इनको देख सकें। पहले मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, C। इधर क्या जुड़ा है, R1। इधर क्या जुड़ा है, X। ये कौन सा बॉन्ड है, ये है आपका वेज बॉन्ड जहाँ R2 है और ये है आपका डैश बॉन्ड जहाँ R3 है। प्रोडक्ट को देखो इसको, तो कार्बन यहाँ क्या है, R1। इधर क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो आकर के जुड़ा है। ठीक, वेज बॉन्ड पर क्या है, R2 और डैश बॉन्ड पर क्या है, R3। सही है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल को बड़ी आसानी से और गहराई से देखो आप लोग और ये जानने की कोशिश करो क्या इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा ही है या इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव आया है। तो देखो ये रिएक्टेंट है, ठीक, कार्बन ये रहा, इस तरफ कौन जुड़ा हुआ है, X। इस तरफ ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के राइट साइड में कौन जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में कौन जुड़ा हुआ है, NU जुड़ा हुआ है। इसका मतलब X के अपोजिट साइड से NU जुड़ा है। कैसे, X कहाँ है, राइट में, इसके राइट में है, जबकि NU कहाँ जुड़ा है, लेफ्ट में। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। इसका मतलब पहला अंतर तो आपको यही दिख जाना चाहिए, क्योंकि हमें स्टीरियो के हिसाब से सोचना है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि मॉलिक्यूल के राइट में X है, जबकि न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के कहाँ जुड़ा है, लेफ्ट में जुड़ा है। यानी न्यूक्लियोफाइल X के अपोजिट डायरेक्शन से ही जुड़ा है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल X के ही डायरेक्शन से जुड़ता तो X कहाँ है, राइट में, तो न्यूक्लियोफाइल भी कहाँ होता है, राइट में। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ है इस मॉलिक्यूल के, लेफ्ट में। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल X के अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ा है, ठीक, उल्टा जुड़ा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है, जस्ट रिवर्स हो चुका है। क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अगर X राइट साइड में है तो प्रोडक्ट में जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में आता है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि SN2 रिएक्शन में स्टीरियो के हिसाब से जो चेंजिंग होता है वो ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। यहाँ से देखो आप जरा, ये X है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के किस तरफ जुड़ा हुआ है, राइट साइड में, जबकि न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ा है, इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट साइड में। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स हो गया। यहाँ X राइट है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, लेफ्ट में है, ठीक। अब इस पूरे मॉलिक्यूल की स्टडी करो, ध्यान से देखो। इस मॉलिक्यूल के राइट में X है और लेफ्ट में क्या है, R2 और R3 है कि नहीं है। ऐसे देखो, राइट में X और लेफ्ट में क्या है, R2 और R3। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट में क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और इस मॉलिक्यूल के राइट में क्या है, R2 और R3। तो आप खुद ही देख लो
कि इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट में है R2 और R3, जबकि प्रोडक्ट में राइट में है R2 और R3। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के राइट में है X, जबकि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के लेफ्ट में है न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स हो चुका है। क्या हो चुका है? रिवर्स। इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन में दरअसल इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन से मतलब है प्रतिपन होता है। प्रतिपन का मतलब है कि रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसका जस्ट उल्टा कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोडक्ट के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, इसको और आसानी से समझते हैं। SN2 रिएक्शन होगी तो ये ऐसे अटैक करेगा और X यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे ही इसका अटैक होगा ये इस तरफ जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको तो मालूम है कि X के अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आता है, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा R1 और ये आपका वेज बॉन्ड R2 और ये आपका डैश बॉन्ड R3 और यहाँ पर आ गया X माइनस। सही है। अब मैं तो इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कॉन्फ़िगरेशन तो उल्टा हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट में कौन है? R2 और R3, जबकि प्रोडक्ट वाले मॉलिक्यूल के राइट में कौन है? R2 और R3। प्रोडक्ट वाले मॉलिक्यूल के लेफ्ट में कौन है? न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टेंट वाले मॉलिक्यूल्स के राइट में कौन है? X। तो X के अपोजिट आया न्यूक्लियोफाइल, तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन इसका जस्ट रिवर्स हो गया है। इसलिए हमने कह दिया था कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होगा, प्रतिपन होगा। इसको हम ऐसे देख लें। देखो, जैसे ये कार्बन है और यहाँ जुड़ा है R1 और यहाँ जुड़ा है X। सही है, ऐसे ही है। यहाँ है वेज बॉन्ड R2 और यहाँ है डैश बॉन्ड R3। मैं इसको एक अम्ब्रेला की तरह मान लेता हूँ कि मान लो ये एक छाता है। छाता तो सबने देखा होगा, है कि नहीं है? यहाँ से इसको पकड़ा जाता है और ये उसके पंख हैं। पंख बोलो या कुछ भी बोलो, तान बोलो है कि नहीं है? अब प्रोडक्ट की तरफ देखो, प्रोडक्ट में NU ये रहा और इससे कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। कार्बन से कौन जुड़ा है? R1 और इधर कौन है? R2 और इधर कौन है? R3। ये भी एक छाता है, एक अम्ब्रेला है जो ऐसे है। बोलो है कि नहीं है? अब आप खुद ही देखो, अगर रिएक्टेंट को हम इस तरह से देखें तो ये अम्ब्रेला ऐसे रखा हुआ है। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा ये अम्ब्रेला घूम करके उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये अम्ब्रेला ऐसे है जो रिएक्टेंट को बता रहा है, तो ये अम्ब्रेला ऐसे है जो किसको बता रहा है? प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय अम्ब्रेला घूम गया है, यानी इसका इन्वर्जन हो गया है, प्रतिपन हो गया है। इसलिए इसे हम लोग अम्ब्रेला प्रतिपन भी बोल देते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि SN2 रिएक्शन में स्टीरियो के हिसाब से क्या चेंज होता है, तो आप कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। इसे हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। भाई इसको हमने अम्ब्रेला मान लिया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसको हमने इस तरह से अम्ब्रेला मान लिया। जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा अम्ब्रेला घूम करके उल्टा हो जाएगा, यानी इसे हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोल देते हैं। टेक्निकली इसका एक और नाम है और वो है वाल्डन इन्वर्जन, यानी वाल्डन प्रतिपन। ठीक, तो स्टीरियो के हिसाब से आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन SN2 है तो उसमें आपको वाल्डन प्रतिपन दिखाई देगा, या उसे अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोला जा सकता है, या नॉर्मली ये कहा जा सकता है कि प्रतिपन होगा, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट उल्टा होगा। रिएक्टेंट का इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ रिएक्टेंट के लेफ्ट में R2 और R3 हैं, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा है, उसके राइट में R2 और R3 है। रिएक्टेंट के राइट में X है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, उसके लेफ्ट में NU है। और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि NU माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो हमेशा X के अपोजिट डायरेक्शन से होगा, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन भी उल्टा हो जाना है, और उसे ही हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन बोल देते हैं और उसे ही हम लोग वाल्डन प्रतिपन बोल देते हैं। तो SN1 और SN2 के बारे में स्टीरियो के हिसाब से आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर SN1 है तो आप क्या कहोगे? रेसिमाइजेशन होगा, क्योंकि 50% D बनेगा और 50% क्या बनेगा? L बनेगा। SN2 है तो आप कहोगे इन्वर्जन होगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, जिसे आप लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हो। देखो इधर देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये पीछे की तरफ R3 है और ये क्या है? X है। ठीक, तो X किधर लगा हुआ? इधर।
तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन से यानी पीछे से। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल ऐसे अप्रोच करेगा तो ऐसे ही जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो जब मैं रिएक्टेंट को देखूंगा तो मुझे ये एक्स किधर दिखाई देगा, राइट में, ठीक। लेकिन जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो वो तो अपोजिट डायरेक्शन से होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ेगा, लेफ्ट में। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। तो प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ा दिख रहा है आपको, लेफ्ट में, जबकि रिएक्टेंट के अंदर आपको एक्स किधर जुड़ा हुआ दिखेगा, राइट में। तो ये तो है रिएक्टेंट, बोला है कि नहीं, जिसमें एक्स कहाँ जुड़ा है, राइट में। एक्स के अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो ये उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्योंकि एक्स राइट में है लेकिन उसकी जगह जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो कहाँ है, लेफ्ट में है। ध्यान रखोगे इस बात को। इसे हम कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया है, यानी प्रतिपन्न हो गया है। ध्यान रखेंगे हम लोग।